हेलो फ्यूचर टॉपर्स, रैपिड रिवीजन सीरीज की एक और बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते। इससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे बहुत ही शानदार प्रीमियम नोट्स आ चुके हैं, आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल हैं, टॉप क्वालिटी के हैं। इनसे अगर आप अपना रिवीजन करते हैं तो बहुत मदद आपको मिलने वाली है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से परचेज करिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी के अवेलेबल हैं। अब चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में डेमोक्रेसी और नेशन बिल्डिंग की हम बात कर लेते हैं। हमने पास्ट में देखा हुआ है, ज़्यादातर नेशंस के लीडर्स को जब बहुत ज़्यादा नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो वो क्या डिसाइड करते हैं? वो बोलते हैं भाई डेमोक्रेसी रहे या फिर ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिटी पर फोकस करना चाहिए। मतलब यूनिटी को वो प्रायोरिटाइज करते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, वहाँ पर हमें नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिल जाती हैं। वन लीडर रूल, वन पार्टी रूल, आर्मी रूल, डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इंडिया के लीडर्स ने क्या बोला, भाई हम डेमोक्रेसी की तरफ कमिटेड रहेंगे, इसका साथ हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया में थे उससे डील हमने किसके थ्रू करा? डेमोक्रेसी के थ्रू करा। एकदम डिफरेंट पाथ हमने अपनाया और इसी को आगे बढ़ाते हुए नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा। 24 जनवरी 1950 को इसे साइन करा गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया। तो डेमोक्रेसी का साथ हमने कभी भी नहीं छोड़ा। हमने बोला ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, नाम याद रखिएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं पहला जनरल इलेक्शन करते समय क्या प्रॉब्लम्स इसने फेस करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। पहला, डिलिमिटेशन, मतलब हमारी जो भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री सेट करना। हमारे लोकसभा में जब इलेक्शन होते हैं तो आपको मालूम है इंडिया में टोटल कितनी हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिलती हैं? 543। तो ये डिसाइड करना कहाँ रहेंगी, कैसी रहेंगी, कितना एरिया रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर इलेक्टोरल रोल्स, मतलब जो भी वोटर्स एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट बनाना, ये एक बहुत मुश्किल काम था। तो जो पहला इलेक्टोरल रोल हमारा निकला ना, वहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि नियरली 40 लाख विमेन का वहाँ पर नाम रिकॉर्डेड नहीं था। उनका नाम के बदले क्या लिखा हुआ था? वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब देखिए 17 करोड़ वोटर्स थे उस समय इंडिया में एलिजिबल, उन्हें 3200 एमएलए को इलेक्ट करना था और 489 एमपीज। अब एमएलए एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स में बताना। फिर ये इंडिया की डेमोक्रेसी का टेस्ट था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर डेमोक्रेसी का कभी भी इलेक्शन ना हुआ था, ना होने वाला था कहीं पर। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पहले हमने देखा हुआ था कि डेमोक्रेसी ना बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप, यूएसए में हमें देखने को मिलती थी। तो इंडिया को तो लोग बोलते थे गरीबों का देश, तो इंडिया में तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर यहाँ पर बहुत सारे इंडियन एडिटर ने क्या बोला? द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर, एक मैगजीन है, उसने तो नेहरू जी पर जोक्स भी बनाए, तो लोग सपोर्ट भी बहुत नहीं कर रहे थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। और इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर एक एडल्ट सिटीजन, मैन हो वेमेन हो फर्क नहीं पड़ता, उनके पास वोटिंग राइट था। ये एक बहुत ही बोल्ड और रिस्की डिसीजन था। तो ये हमारे सामने चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। फिर यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं। पहला क्या हुआ भाई, जो इलेक्शन है ना उन्हें 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा और फाइनली हमारे इलेक्शन हुए अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। मतलब पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि सही से हम तैयारी नहीं कर पा रहे थे, हम बिल्कुल तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। पॉपुलरली इसे हम क्या बुलाते हैं? इलेक्शन ऑफ 1952, है ना। और मोस्ट पार्ट जो इंडिया का था उसने कब वोट करा? जनवरी 1952 में। इसलिए इसके बाद हाई कॉम्पिटिशन, 4 कैंडिडेट्स हमें देखने को मिल रहे थे हर एक सीट के लिए, मतलब अप्रोक्स इतना कंपटीशन था, मतलब बहुत हाई कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा था। 50% से ज़्यादा वोटर्स आए वोट करने के लिए और इसीलिए 1952 का जनरल इलेक्शन था, ये लैंडमार्क था हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में पूरे वर्ल्ड में। मतलब इतने बड़े लेवल पर कराना हंसी खेल नहीं था।
अब इसके बाद अगर हम इंडिया के वोटिंग मेथड्स की बात करते हैं तो पहले इलेक्शन में क्या होता था, सेपरेट बॉक्सेस बनाने पड़ते थे। मतलब अगर मुझे इस पार्टी के लिए वोट डालना है तो मुझे अपना एक पेपर, बैलेट पेपर उठाना पड़ता था, उस बॉक्स में डालना पड़ता था। तो लाखों बॉक्सेस बनाने पड़ते थे, है ना। तो यही बैलेट पेपर वाला सिस्टम था। लेकिन 2 इलेक्शन के बाद इसको चेंज करा गया। एक ही बैलेट पेपर में, देखिए यहाँ पर फोटो बनी हुई है, एक ही बैलेट पेपर में सबके नाम होते थे। आपको जिसको भी वोट डालना है आप उस पर स्टैंप लगाएंगे और उसको फिर बॉक्स में डाल देंगे। ये बहुत मतलब 40 सालों तक चलता रहा। 1990s के बाद फिर ईवीएम को इंट्रोड्यूस करा गया। इसका फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट्स में बताना। और 2004 के बाद तो हर जगह ही ईवीएम यूज हो रहा है, हम आज भी ईवीएम ही यूज करते हैं। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए जिससे यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करे। वैसे ही हमारा चैनल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। अब 1952 का रिजल्ट क्या आया, चलिए उसकी बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 489 में से 364 सीट्स जीत ली। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं था हमारे लिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारा था भाई, उसके जो लीडर्स थे वही कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस पार्टी के पास एक से एक लीडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी पूरे कंट्री में। जवाहरलाल नेहरू का नाम चलता था, बहुत ही पॉपुलर ये थे। फिर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बहुत पहले से पार्टी है, काम कर रही है, तो इसका इनको एडवांटेज मिला। फिर ये ऑल इंक्लूसिव पार्टी थी, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग भी कांग्रेस में थे। हम इसके बारे में अभी फैक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सीपीआई, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकल कर आई। लेकिन कितनी सीट्स जीती इसने, सिर्फ और सिर्फ 16, याद रखिए। अब स्टेट इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने मेजॉरिटी जीती सारे स्टेट्स में, किसके अलावा, ट्रेवेंकोर, कोचिंग के अलावा, मद्रास एंड उड़ीसा के अलावा। बाकी हर जगह पर कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। कांग्रेस के अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं 1952 में तो वो 45% थे, लेकिन इसके बाद भी 74% सीट्स कांग्रेस ने जीती। सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम 1952 में बात करते हैं तो इनके 10% वोट्स थे, लेकिन इन्होंने 3% सीट भी नहीं जीती। अब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर 11th आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सप्लेन करिए, वरना मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि वोट्स कम है लेकिन उसके बाद भी सीट्स हमारी हो गई। आप मुझे कमेंट से बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। अब देखिए, कांग्रेस के डोमिनेंस की अगर हम इंडिया में बात करते हैं ना तो ये बहुत डिफरेंट था बाकी कंट्री के पार्टीज के डोमिनेंस से। मतलब यहां पर कोई इनका अथॉरिटी नहीं था, कब्जा नहीं था। जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया की बात करते हैं तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिंगल पार्टी रूल अलाउ करता है। म्यांमार, इजिप्ट, बेलारूस, एरिट्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर वन पार्टी स्टेट है मिलिट्री के कारण। मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान की बात करते हैं तो यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट से, मतलब उनका डोमिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं था। कांग्रेस का डोमिनेशन था क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी थी, उसके पास कुछ ऐसे फैक्टर थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक ही पार्टी चल सकती है या फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा सिस्टम बहुत ही डिफरेंट था। कांग्रेस की कुछ खासियत थी, अब उसे हम देख लेते हैं कि कैसे ये सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन था। ये 1885 में फॉर्म हुआ था जब प्रेशर ग्रुप, प्रेशर डालने का काम करता था ये गवर्नमेंट में, ठीक है। जो भी नए नए पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा। बाद में ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक मास मूवमेंट में ना, इसका बहुत लेवल पर ये बढ़ गया। इसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग आने लगे और इन सभी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन करा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, हमारे आज़ादी के मूवमेंट में। तो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हमें कांग्रेस में देखने को मिलते थे और हर कोई अलग अलग जगह से था। सबकी सोच अलग थी, आइडियोलॉजी अलग थी, सब कुछ डिफरेंट देखने को मिलता था। जब इंडिया की आज़ादी हुई तो कांग्रेस ना एक रेनबो लाइक कोलिजन हो गया था। मतलब इसमें वो लोग भी थे जो रूलिंग के हैं, अपोजिशन पार्टी, सब इसी के अंदर थे। मतलब कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिटी थी, वो आपस में एक दूसरे से वाद विवाद भी करते थे। तो इंडिया की डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, हर एक तरफ में। आइडियोलॉजिकल कोलिजन इसलिए था, हर आइडियोलॉजी के लोग थे। आप रिवॉल्यूशनरी हो, पैसिफिस्ट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, रेडिकल हो, कंजर्वेटिव हो, राइट के हो, लेफ्ट के हो, सेंटर के हो, फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में हर कोई मौजूद था। ये कांग्रेस की एक बड़ी बात है। बाद में जैसे सोशलिस्ट पार्टी पहले कांग्रेस में ही थी, लेकिन बाद में फिर ये कांग्रेस से अलग हो गई। ऐसे बाद में बहुत पार्टीज इधर उधर फैल गई। इनका मेन यही था भाई, इन लोग कॉम्प्रोमाइज भी करते थे और इंक्लूसिवनेस, मतलब हर किसी को इंक्लूड करते थे, किसी को भी ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करते थे। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बात थी। इनके पास ना बहुत टॉलरेंस था, मतलब इंटरनल डिफरेंसेस रहते थे। हो सकता है कांग्रेस का एक लीडर कुछ बोल रहा है, वो दूसरे लीडर को बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो दोनों कांग्रेस के हैं। तो बहुत ही टॉलरेंस हमें इनके पास देखने को मिलता था। और कांग्रेस बहुत सारे फैक्शंस में डिवाइडेड था।
फैक्शंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट आइडियोलॉजी बिलीफ वाले लोग हमें कांग्रेस में ही देखने को मिल जाते थे। मतलब कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप है जो बिल्कुल अलग सोचता है, दूसरा ग्रुप बिल्कुल अलग सोचता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे। तो कांग्रेस ना एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बनकर हमारे सामने आई, और इसीलिए इस पॉलिटिक्स के फेस को हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस का बहुत भयंकर दबदबा हमें देखने को मिलता था। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो थी ना, वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में हुआ था उससे इंस्पायर्ड थी, और ऑब्वियस सी बात है कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, उसको एडवोकेट करती थी। 1935 से जो कम्युनिस्ट थे वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर में ही काम करते थे, उन्हीं के साथ थे। लेकिन दिसंबर 1941 से फिर इन्होंने सेपरेट हो गए, अलग अलग काम करने लग गए। हमारी अगर हम सीपीआई की बात करते हैं ना, तो इनकी बहुत ही शानदार मशीनरी थी, मतलब काम करने का तरीका बहुत ही सॉलिड था। और काडरा मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है इसके मेंबर्स थे वो जो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव थे। साथ में इन लोग पूरी कोशिश करते थे कि अपनी आइडियोलॉजी बिलीफ को लोगों तक पहुंचा पाएं। तो कुल मिलाकर इन लोग इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से करते थे। फ्रीडम के बाद से ही हमें ये सब देखने को मिलता है। लेकिन भाई इंडिपेंडेंस के बहुत जल्द बाद इन लोग वायलेंट हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए। लेकिन इसके बाद इन्होंने भी डेमोक्रेटिक मेथड को अपनाया, शांति को अपनाया 1951 में, और फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करा। सिर्फ 16 सीट्स इनको मिली थी पहले इलेक्शन में। अगर हम इनके सपोर्ट बेस की बात करते हैं तो केरला, बिहार, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इनको सपोर्ट था। मेन लीडर्स कौन थे, ए.के. गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नंबूदरीपद, ये केरला के पहले बाद में CM भी बने, और एक्सेट्रा। एक मेजर स्प्लिट 1964 में हमें देखने को मिला, CPI और CPIM, मतलब जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाते थे वो सेपरेट हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे। अब अगर हम कम्युनिस्ट विक्ट्री की बात करते हैं केरला में, तो मार्च 1957 केरला असेंबली इलेक्शन हुए, CPI की सबसे ज़्यादा सीट्स थी, वही नाम रिपीट हुआ, EMS नंबूदरीपद। इन्हें गवर्नर ने इन्वाइट करा कि आप आकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लीजिए। पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी में मानते वगैरह नहीं है इतना कम्युनिस्ट, तो ये पहली बार हमें देखने को मिला। कांग्रेस हार गई, है ना, इन्होंने लिबरेशन स्ट्रगल चालू कर दिया, आज़ादी का स्ट्रगल चालू कर दिया। और इसके बाद एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ ये हो गई कि जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है ना, उसने CPI की गवर्नमेंट को केरला से डिसमिस कर दिया, आर्टिकल 356 को यूज़ करके। आगे वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल के इमरजेंसी वाले प्रोविजन को एक गलत तरीके से यूज़ करा गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई 1934 में, और ये INC की ही फैक्शन थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अलग अलग ग्रुप हमें नेशनल कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिलते थे। सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई 1948 में, क्योंकि इस समय जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, इन्होंने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा कि भाई अब हम डुअल मेंबरशिप अलाउ नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमारे भी पार्ट हो, फिर कोई और आइडियोलॉजी के और पार्टी को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं चलेगी। तो हुआ ये, इन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी को अपनाया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इन्होंने अपनाया। और इन्होंने क्रिटिसाइज करा कांग्रेस को कि भाई आप लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करते हो और पेजेंट्स को इग्नोर करते हो, फार्मर्स वगैरह को इग्नोर करते हो। 1955 में लेकिन कुछ और हुआ, कांग्रेस ने डिक्लेयर करा भाई सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को हम फॉलो करेंगे, मतलब हम भी अब सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। और इस समय फिर सोशलिस्ट पार्टी एक डिलेमा में फंस गई, मतलब दिमाग में इनके क्वेश्चन घूमने लग गए कि यार अब तो ये तो लफड़ा हो गया, अब तो कांग्रेस भी हमारी ही आइडियोलॉजी जैसी फॉलो कर रही है। इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा। मेन लीडर्स राम मनोहर लोहिया, इंपॉर्टेंट नाम है, अशोका मेहता, JP, अब JP भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, SM जोशी एक्सेट्रा। इसका भी स्प्लिट हुआ बहुत पार्टीज में, किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन गई, PSP बन गई, SSP बन गई। इनके सबके फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसलिए मैं जानबूझकर फुल फॉर्म नहीं डालता हूं। अब भारतीय जनसंघ की बात करते हैं, 1951 में फॉर्म हुई। फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, MCQ में कई बार आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके रूट्स निकल कर आते हैं हिंदू महासभा से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, RSS से, याद रखिएगा। फिर ये किन चीज़ों पर इंफेसाइज करता है, वन कंट्री वन नेशन वन कल्चर। आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान का फिर से यूनियन होना चाहिए, रीयूनियन, अखंड भारत, आपने बहुत बार सुना होगा। ये बोलते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो हम कंसेशन वगैरह ग्रांट करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। ये न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि इंडिया कैसा होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंडिया का कल्चर होना चाहिए। 1952 के इलेक्शन में 3 सीट जीते, 57 में ये 4 सीटें जीते। इनके मेन लीडर कौन है, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो बीजेपी की रूट्स है ना, वो भी भारतीय जन संघ से ही निकलती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर से
से प्रीमियम नोट्स परचेस कर लीजिए। ऊपर पूरी मैं प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 शेयर करिए, कॉमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आगे बहुत सारी वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।